भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी कर दी हैं। भूपेश जी के करीबियों के पास से करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। ये खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री कहते हुए नजर आए। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार ये भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वह बीजेपी द्वारा छत्तीसगढ़ को लेकर उठाया जा रहा है। इस बीच क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, चलिए आपको सुनाइए। 2G घोटाला, CWG घोटाला, कोई कांग्रेस सदा काले धन के पक्ष में ही रही है। तो कांग्रेस तो चलती ऐसे है। केंद्र की सरकार इनकी 10 साल थी। 2G घोटाला, CWG घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, सबमरीन घोटाला, अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला। अब जिसके आका ही घोटाले वाले हों तो भूपेश बघेल जी कहां पीछे रहते। कांग्रेस सदा काले धन के पक्ष में ही रही। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में घेरते हुए नजर आए। एक लंबी लिस्ट उनके द्वारा पेश की गई, जहां पर मतदान के बीच कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं अनुराग ठाकुर। भ्रष्टाचार के कई सारे मामले गिनवाते हुए नजर आए। तो इस बीच ईडी के छापे की भी जिक्र करते हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि इस वक्त मुद्दा साफ है बीजेपी की तरफ से। भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी ज्यादा प्राथमिकता के साथ छत्तीसगढ़ चुनाव के अंदर बीजेपी द्वारा उठाया गया, और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आप सभी को दे रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस सरकार की छत्तीसगढ़ में, तो कोयला खनन, शराब कारोबार, जिला खनिज फाउंडेशन DMF की हम बात कर रहे हैं, गोबर खरीद योजना, लोक सेवा आयोग, इन सभी कथित घोटालों को लेकर आलोचना का सामना जो है वह लगातार बीजेपी द्वारा कांग्रेस को करना पड़ा। इसके साथ ही ईडी राज्य में कथित कोयला लेवी रैकेट के ऊपर जांच करते हुए नजर आई, शराब घोटाले पर जांच करते हुए नजर आई, साथ ही DMF फंड का उपयोग और एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी जो हाल ही में आपको बता दें सुर्खियों में है। ऐप संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच जो है वह ईडी कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने, शीर्ष भाजपा के जो नेता रहे, उन्होंने रैलियों में इन मुद्दे को लेकर भूपेश सरकार को खूब घेरा। हमारे लिए तो पहला मुद्दा किसान है, किसानों का प्रदेश है। कर्जा माफ़ी कर रहे हैं जो भूपेश बघेल जी, जो पहली बार भी किए थे उसमें भी काफ़ी लाभ हुआ था, किसान समृद्ध हुए थे। और इस बार भी जो भी मतलब उन्होंने जो कर्जा लिया है ना, वो फिर से माफ़ हो रहा है। मतलब 4 साल जो उन्होंने जो भी उनका कर्ज हुआ होगा वो फिर से माफ़ हो रहा है, तो उनको बहुत लाभ होगा, किसान समृद्ध होगा। और 3200 रुपये प्रति क्विंटल के दर से जो उन्हें आमदनी मिलेगी, किसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 3200 रुपये मतलब धान का रेट हो सकता है। और बिजली बिल भी हाफ है, और उसमें भी काफ़ी मतलब मतलब 200 यूनिट तक तो गरीबों का तो पूरा ही माफ़ है। लेकिन मैं क्योंकि मिडिल क्लास से आता हूँ, तो मुझे 200 यूनिट तक प्रति माह का लाभ मिलेगा, तो हमें हर महीना 800 उसमें भी मिलेगा। फिर इस बार नया घोषणा हुआ है कि सिलेंडर जो है 500 रुपये उस पर सब्सिडी मिलेगी, तो उस पर भी हमें लाभ होगा। और लगभग मतलब कांग्रेस का जो घोषणा पत्र देख रहे हो कि आज मैं जैसे देख रहा था कि इसमें अगर कोई ख़त्म होता है, अंत्येष्टि होती है, तो उस पर लकड़ी भी उपलब्ध कराएगी। तो ये योजना बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूल में स्वामी आत्मानंद जो है, जो स्कूल में बच्चों की जो मतलब वहाँ पे उत्कृष्ट सुविधाएं वहाँ पे, तो वो सुविधा देखकर मतलब हमें लगता है कि मतलब हमारे बच्चे खुद भी प्राइवेट स्कूल में बहुत मतलब जो उनका फीस है बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे तो पूरा निःशुल्क है उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये योजना हमें बहुत लाभान्वित किया है, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो मत है वो पूरा कांग्रेस की तरफ इसलिए झुका हो रहा है। और काफ़ी अच्छी योजनाएं मतलब भूपेश जी ने लाई हैं, तो हमें मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। भूपेश भैया बोले हैं कि धान के प्रति क्विंटल 3200 रुपये मिली, वो किसान मतलब बहुत लाभ पहुँचा ही, और पूरा कर्जा माफ़ हो ये साल, है ना। तो वो किसान मन एकदम गदगदाज ही, समझ जाओ, पैसा ही पैसा है, तो बाजार में पैसा ही तो सब समृद्ध हुई। गरीब आदमी मतलब के तो सरकार ही छे, गरीब मन के एकदम ही तो इसी चे सरकार है। और अभी स्कूल में लड़का मन ला शुरू कक्षा से लेके पूरा कॉलेज तक फ्री में पढ़ाई होई, तो लड़का मतलब कोई टेंशन नहीं रहा है। गरीब के बेटा भी मन अच्छा स्कूल में पढ़ सकते है। सरकारी स्कूल में आत्मानंद स्कूल खोल दे, इतना अच्छा। और जितना भी है योजना कांग्रेस सरकार के बहुत ही अच्छा है। मोदी जी जैसे काम कर रहे हैं बीजेपी के, वैसे आगे भी बीजेपी को ही आगे बढ़ाना है। और पूरा कांग्रेस तो घोटाला में फंस गया है,
महादेव ऐप में हो गया, दारू में हो गया, दारू बंद करने का लिया था, गंगा जल में शपथ किया था, कभी कुछ किया नहीं अभी तक। 5 साल पूरा हो गया, अभी तक कुछ किया नहीं है। तो कांग्रेस को तो पीछे होना है, अब आगे भाजपा को बढ़ाना है, भाजपा को जिताना है आगे। जो पब्लिक की सहायता करे, उनको मेडिकल डिपार्टमेंट में फैसिलिटी मिले, मतलब गवर्नमेंट अपना काम ठीक से करे, रोड रास्ते सही हो और जिसमें पब्लिक को कभी नुकसान ना हो। और जैसे बेरोज़गारी है रायपुर में, तो लोगों को रोज़गार मिले, उनको काम धंधा अच्छी फैसिलिटी मिले, रहने खाना का सही सुविधा हो, उन्हीं को वोट दूंगा मैं। और मेडिकल डिपार्टमेंट में जिनका काम अच्छा है, मैं उन्हीं को। तो मुद्दे साफ है, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा और साथ ही जो भी चुनावी वादे किए वे आज कहां है, यही एक बार फिर से मतदाता सवाल उठाते हुए नजर आए। विस्तार से आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए अश्विनी शाही, हमारे साथ प्रवक्ता है बीजेपी से डॉक्टर टीना करमवीर, हमारे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस से चिराग सेठी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से संदीप चौधरी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले टीना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भ्रष्टाचार के बड़े आरोप जो है वह लगाए जा रहे हैं कि ये घोटाला वो घोटाला, इतनी लंबी लिस्ट है, कोयले से शुरुआत होती है फिर सट्टेबाजी पर आ पहुंचती है, क्या कहना चाहेंगे? जी टीना जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। और जो प्रथम वोटर है, जो पहली बार वोट देने जा रहा है, मैं उनको कहना चाहती हूँ और उसे एक विनम्र निवेदन भी करना चाहती हूँ कि एक वोट मोहब्बत के नाम दे, एक वोट रोजगार के नाम पर दे और एक वोट इस नाम पर देख जिस तरीके से मिजोरम की जो बहन है मणिपुर, उस पर जो जातीय हिंसा लगातार इस 6 महीने से हो रही है, उसका बदला लेने का समय आ चुका है। और मिजोरम में जिस तरीके के हालात, मणिपुर में जिस तरीके के हालात हैं, वो मणिपुर में और तमाम ऐसी जगह पर, मिजोरम जैसी जगह पर ना हो, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि वोटर्स को इस तरीके का ध्यान में रखकर वोट देना चाहिए। और जिस प्रकार से हम गारंटीज दे रहे हैं जनता के बीच, वही माननीय प्रधानमंत्री को वो गारंटीज लेनी पड़ रही है। तो ये हम लोगों की जीत तो पहले ही सुनिश्चित थी और तब हम पहले भी ये दावा कर चुके हैं, इससे पहले भी हमने छत्तीसगढ़ में सरकार दी है भूपेश बघेल साहब ने। तो वो जो शासन है वो एक ऐसा शासन जो कि आदिवासी और किसानों के हित में था, वो शासन वापस चाहिए। अब मैं भ्रष्टाचार पर बात कर लेती हूँ। मैं अनुराग ठाकुर जी को भी सुन रही थी। देखिए, ये व्यापम घोटाला भूल जाते हैं और ये अभी कल परसों की ही बात है कि नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर की एक वीडियो आई है सामने, लेकिन ईडी नहीं पहुंची। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर एड्रेस चाहिए तो कांग्रेस पार्टी से एड्रेस ले सकती है कि उनका एड्रेस कहाँ है। हालांकि वो अपने वीडियो में भी बात कर रहे हैं कि कृष्णा मेनन मार्ग और तमाम ऐसे इश्यूज पर जिस तरीके की वो बातचीत कर रहे हैं, तो ईडी को शायद रास्ता नहीं पता होगा, लेकिन ईडी को विपक्ष की जितनी भी पार्टी है उनका पता होता है, अशोक गहलोत का पता होता है, भूपेश बघेल का पता होता है और शिवराज मामा का भी नहीं पता था। लगातार व्यापक घोटालों में हमने देखा कि करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरीके का छेड़छाड़ करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। ठीक है मैम, विस्तार से बात करेंगे किसने कितना भ्रष्टाचार किया, महत्वपूर्ण मुद्दा है। अश्विनी जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जब मैं बात कर रही हूं, जो घोटाले आपकी सरकार गिनवा रही है छत्तीसगढ़ में, जिसमें कोयला रवि रैकेट है, शराब घोटाला है, डीएमएफ फंड है और हाल ही में आई जो सट्टेबाजी की ऐप है, इन सभी घोटालों की जब मैं बात करती हूँ केवल ईडी इस पर जांच कर रही है। टीना जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि एड्रेस जो है वह अपने बीजेपी के नेताओं का भूल जाती है ईडी। जी अश्विनी जी। पलक जी, देखिए, एड्रेस कांग्रेस का बताना काम है। राहुल जी और सोनिया जी जमानत पर घूम रहे हैं, उनका भी एड्रेस ईडी को पता है और जो अपराधी होगा उसका एड्रेस सब पता है, वो खोज के निकालेंगे। मगर आज मुखिया ही अपराधी बन गया है, इस पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। और दूसरी, अगर न्यायपालिका में व्यवस्था है हिंदुस्तान में कि अगर ईडी एड्रेस भूल रही है तो कांग्रेसियों को न्यायपालिका में जाना चाहिए कि भाई वहां पर ये पता नहीं क्या क्या कह रही थी वीडियो, और ये उस पर भरोसा नहीं है। चूंकि ये लोग कहते रहते हैं कि भाई देखिए वहां पर ऐसे हो रहा है, गला घोटा जा रहा है न्यायपालिका का, और पता नहीं आरोप लगाते हैं, यही लोग लगाते हैं, लेकिन उसका एड्रेस इन लोगों को नहीं पता है, तो वो हम बता देते हैं। चाहे जिला अदालत का ले लीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, आप लोग तो जा सकते हैं, बहुत भारी भारी वकील है कांग्रेस में, वो लोग उस वीडियो को संज्ञान में लेकर कोर्ट के द्वारा मुकदमा करा सकते हैं। ठीक है, आप लोग जब राज्यपाल के खिलाफ जो है याचिका दायर कर रहे हैं, वहां ऐसा नहीं है कि वहां नहीं जा सकते हैं।
देखिए, कांग्रेस के पास या कोई भी विरोधी है, उसके पास तथ्यों का अभाव है, तर्कों का अकाल है, मुद्दों का एकदम सूखा पड़ा हुआ है। तो लोग यही कर रहे हैं, चोरी करने पर लगे हुए हैं लोग। सीधा सीधा दिल्ली में आपको लिए चलता हूं, हमारे चिराग जी बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी गिरफ्तार होते हैं। कांग्रेस कहती है, शुरू में जो भी हम लोगों के डिबेट होते थे या अखबारों में छपता था कि भाई कांग्रेस ने ही इसका वो लिया। माकन साहब से पूछिए ना कि ये कागज लहरा रहे थे, वो सब दिखा। आज क्या कहते हैं? उस समय कहते थे सही हुआ। आज क्या स्थिति है? आज जब अपने यहां कहा जा रहा है तो चिराग जी भी कह रहे हैं कि नहीं सही हुआ है। तो ये भ्रष्टाचारी जो 18 दल थे, बहुत भारी भारी वकील, हम लोगों से बेहतर तर्क से माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि संस्थाएं गलत काम कर रही हैं, इनको रोका जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, सुप्रीम तमाचा, और कहा कि वापस जाइए, संस्थाएं बेहतर काम कर रही हैं। भूपेश बघेल जी गोबर खा जाते हैं, इन्हीं के साथी लालू प्रसाद जी चारा खा रहे थे, उनको जेल हो गई, सजा हो गई। अब ये गोबर खा गए 219 करोड़ का, 247 करोड़ का गोबर खरीदी किया उन्होंने, और 17 करोड़ का 48 करोड़ का किया, और 17 करोड़ का जो है उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। बाकी का ना गोबर का स्टॉक बता रहे हैं, ना उसका प्रोडक्ट बता रहे हैं। आखिर 219 करोड़ कहां गया? सौम्या चौरसिया, उनकी ही सचिव, उनके घर से पैसे बरामद होते हैं। कोयला घोटाला, जो रमन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री वहां पर थे, चावल बाबा के नाम से जाने जाते थे, पीडीएस इतना शानदार चल रहा था, 1000 करोड़ का घोटाला वहां कर दिया। अब सबसे जब कुछ हो गया तो जो हम लोग रू पे करते हैं, वहां पर भू पे करो और सट्टा चलाओ। सट्टा से सत्ता तक जाने का एक मार्ग जो भूपेश बघेल जी ने चुना था, उसमें कांग्रेस बुरी तरीके से फंस गई है। अब जवाब देते नहीं बनता है, इसलिए ये लोग पता बताने का ठीक है। चिराग सेठी जी आपके पास आते हैं, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी ईडी के मुद्दे पर सबसे अच्छे तरीके से रोशनी डाल पाएगी। क्या कहना चाहेंगे चिराग जी? क्योंकि अभी कई सारे घोटालों के मैंने नाम लिए छत्तीसगढ़ के अंदर, जो इस वक्त छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार और उनके नेताओं पर चल रहे हैं, सभी पर ईडी जांच कर रही है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कन्विक्शन रेट ईडी का बहुत लो है। आप जांच कर रहे हैं लेकिन जांच में कुछ निकल कर सामने नहीं आता, सजा बहुत कम मिल रही है। जी चिराग जी। पलक जी, देखिए, ये ईडी नहीं है, ये बेसिकली इलेक्शन ड्यूटी है जो एक एजेंसी करती है भाजपा के लिए, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि ऑपोजिशन के नेताओं को किसी भी मनगढ़ंत कहानी में जो कि भाजपा के कार्यालय में घटित होती है वो दी जाती है और उनको बोला जाता है कि इसके हिसाब से आप केस बनाइए। कोर्ट पूछते रह जाते हैं कि मनी ट्रेल दीजिए, मनी ट्रेल दीजिए, मनी ट्रेल दीजिए। कभी बोलते हैं 2 करोड़ रुपए, उसका कोई हिसाब नहीं मिलता। कभी बोलते हैं 100 करोड़ रुपए, उसका हिसाब नहीं मिलता। कभी बोलते हैं इतने करोड़ रुपए, उसका हिसाब नहीं मिलता। कोर्ट सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि प्लीज बताइए मनी ट्रेल कहां है, पैसा आया तो क्या वो हवा में उड़ गया? पर वो कभी मिलता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ भाजपा की एक इलेक्शन मशीनरी है जिसमें सारा जो दायित्व है वो यही है कि 95% केसेस जो है। लेकिन चिराग जी, क्या आप इस बात को झुठला पाएंगे कि आपके नेता, जो आप कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार हैं, नाम में शायद ना लूं, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल रही सर, उन्हें जमानत नहीं मिल रही। क्या आप इस सच्चाई को ठुकराएंगे? कोर्ट ही जमानत नहीं दे रही, इसमें ईडी का कोई रोल नहीं है सर। मैं बताता हूं आपको, क्योंकि जब पीएमएलए के केसेस होते हैं, पीएलएमएलए के केसेस में बेल की पहली कंडीशन ये होती है कि जज जब तक पूरा केस नहीं सुनेगा, जब तक वो सैटिस्फाई नहीं होगा। सैटिस्फाई होने का मतलब ये है कि 50,000 डॉक्यूमेंट, 500 विटनेसेस एग्जामिन जब तक नहीं होंगे तब तक बेल नहीं मिल सकती। आप खुद बताइए कि क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप 50,000 डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर ले, आप 500 आदमियों की टेस्टिमनी सुन ले और उसके बाद आप 1 हफ्ते में या 10 दिन में बेल दे दे? ठीक है संदीप चौधरी जी, तीनों पार्टियों की आपने बात सुनी, तीनों प्रवक्ताओं की बात सुनी। मुद्दा भ्रष्टाचार था। इस वक्त जब एक पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है दूसरी पार्टी पर, यह ध्यान देने वाली बात होगी जो पार्टी आरोप लगा रही है वो केंद्र में बैठी है और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वह किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार के ऊपर कैसे यकीन किया जाए कि किस राज्य में भ्रष्टाचार क्या सच में हो रहा है या कथित तौर पर हो रहा है? जी संदीप जी। देखिए पलक जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो जांच एजेंसियां हैं हमारी, उनका दुरुपयोग का आरोप लगने वाली बात। तो मैं आपको बता दूं, जो भी सरकारें रही हैं, चाहे पहले मिली जुली सरकारें रही, ये आरोप लगातार उन पर लगा है। और जो भी इस केंद्र में सरकार होती है
वो जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर दिया। ये भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है, जो कड़वी सच्चाई आप कह सकते हैं। आपने देखा होगा चीजें ऐसे टाइम पर निकल के सामने आती हैं जहां से इलेक्शन पलट सकते हैं। आज ये आरोप भाजपा पर लग रहा है, पहले ये कांग्रेस पर भी लगता रहा, राष्ट्रीय जो जनता दल की सरकारें रही उनके ऊपर भी आरोप लगता रहा। ये बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जिस तरीके से अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे, हमारे आम आदमी पार्टी के साथ सभी लोग अपने अपने पक्ष मजबूती से रखते हैं, क्योंकि अपनी अपनी पार्टी का बचाव करना है। लेकिन पलक जी ये भी सच्चाई है कि कोई दूध का धुला नहीं है। जहां केजरीवाल साहब को मौका मिलता है वहां वो चुकने वाले नहीं है, जहां कांग्रेस को मौके मिले कांग्रेस नहीं चुकी। आज सत्ता बीजेपी के हाथ में, तो बीजेपी देखिए अपने तरीके से काम कर रही है। लेकिन हाँ अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या आप जो सट्टा ऐप है इनकी बात करें, तो सट्टा ऐप को लाने वाले कौन है, इनको परमिशन, ये सब चीजें केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। अदरवाइज सट्टा कोई अच्छी चीज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इसको लेके आना चाहिए था। हम कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज की, जैसे इंग्लैंड वगैरह में ये चीजें होती थी, उनकी कॉपी कर रहे हैं, और इसके जो दुष्परिणाम है वो हमारी कल्चर के हिसाब से ठीक नहीं है। हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इन एप्स पर जा रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं हमारे समाज पर भी गलत असर पड़ रहा है। लेकिन और सर 22 जो ये सट्टे की ऐप्स थी, केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया इस पर। जी संदीप जी, बिल्कुल ये चीजें ना शुरू करनी चाहिए थी, हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं थी, और मुझे नहीं लगता कि बैन लगा दिया है। अभी तक भी चीजें प्रोसेस में है और इस तरीके की एप्स चल रही हैं। डेली हमारे खिलाड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पर देख के आप टीम बनाइए, टीम को खेलिए, उसमें सब में पैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं इस पे ठीक से एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, चलिए एक बार फिर किसानों के पास आते हैं, क्योंकि किसानों का मुद्दा महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार पर हमने बात कर ली। टीना जी क्या कहना चाहेंगी? हाल फिलहाल में आपकी ही सरकार ने कहा कि हम किसानों का कर्ज जो है वह माफ कर देंगे। अच्छा लगा सुनने में, किसानों का कर्ज आप माफ कर रहे हैं। इससे पहले भी सरकारें आई, उन्होंने कहा किसानों का कर्ज हम माफ कर देंगे। मैम आपको नहीं लगता कि 5 साल बाद फिर किसानों पर एक बार कर्ज चढ़ जाएगा और फिर आप कर्ज माफ कर देंगे, फिर 5 साल बाद एक और सरकार आएगी, फिर किसानों पर कर्ज चढ़ जाएगा, फिर आप माफ कर देंगे? नीतिगत फैसला जो है सरकारें कब लेंगी किसानों को लेकर? क्योंकि कर्ज माफ करने से किसानों का भला नहीं होगा, नीतिगत फैसला लेने की जरूरत है। जी टीना जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि भरोसा हमने कमाया है और भरोसा वाकई में ही कमाया जाता है। एक प्रकार देखिए, एक हमारी सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, जहाँ जो वादा करती है उस वादे को निभाती है। एक केंद्र सरकार है जो झूठे जुमले देती है और फिर वो वादा पूरा नहीं करती। और लोग सभी को पता है कि अगर मोदी गारंटी दे रहे हैं तो 100% झूठ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसी से पहले भी लगातार झूठ बोलने का प्रयास किया। मैम ये गारंटी तो आम आदमी पार्टी का वादा, हम कहते हैं चुनावी वादा होता था। कांग्रेस बड़ा आम आदमी पार्टी से प्रभावित नजर आ रही है। टीना जी, जी ये गारंटी शब्द का इस्तेमाल तो आम आदमी पार्टी करती थी। देखिए इसके लेकर आम आदमी पार्टी नहीं करती थी, कांग्रेस का ही ये परिकल्पना है। मैं आपको एक बता देना चाहती हूँ, क्योंकि कल्याणकारी राज्य में अगर हम रहते हैं। चिराग जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। चिराग सेठी जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता है। मैडम कह रही है कि गारंटी शब्द कांग्रेस का ओरिजिनल है। किसका शब्द है सर गारंटी? चिराग जी, गारंटी जो है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी देते थे। पहले मैनिफेस्टो आते थे, डॉक्यूमेंट्स आते थे, पर हमारे मुख्यमंत्री ने बोला मैं गारंटी देता हूं, ये काम होंगे। और जिस जिस चीज की गारंटी दी वो सारी चीजें डिलीवर करी है, चाहे वो 200 यूनिट बिजली हो, चाहे वो फ्री पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बोलिए मैम आपकी गारंटी को प्लीज आप विस्तार से रखिए। किसानों की बात कर रहे थे, लेकिन हाँ किसानों की बात कर रहे थे। देखिए हमने तो छत्तीसगढ़ के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया, लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए लगातार किसानों ने आत्महत्या की। तो 18 साल से वहां शासन रहा है शिवराज मामा का, तो क्यों नहीं किया उन्होंने? और मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए एक तरीके से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए, ये बन गए, तब भी वहां पर 80 करोड़ लोगों को वो राशन प्रोवाइड करा रहे। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है? और मैं सवाल पूछ रही हूँ लगातार केंद्र सरकार से कि आज आप 5 साल का कैसे वादा कर रहे हैं? क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए केंद्र सरकार से कि देश के प्रधानमंत्री इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं, वो क्या बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जनता को? हम तो जो वादा करते हैं, हम तो किसान के हित में काम कर रहे हैं। यही वो सरकार है। अभी इस वक्त एक सेकंड पहले तो मैम आपने मेरे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। आप मध्य प्रदेश पे आरोप लगाने लगी है, चुनाव में वो छत्तीसगढ़ का है बहरहाल। मैम मैं आपसे ये पूछ रही थी, आपकी सरकार ने हाल ही में कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे,
मैंने एक नीतिगत फैसला आपसे पूछा है कि आपने कर्ज माफ कर दिया, मुझे बहुत बात अच्छा लग रहा है, आपने जी, चुनावी जी। वादे करे और आपने कर्ज माफ कर दिया। नीतिगत फैसला आपकी सरकार ने क्या लिया किसानों को लेकर? अगर क्या हुआ 5 साल बाद फिर कर्ज आ जाएगा, फिर 5 साल फिर कर्ज आ जाएगा। सर मैम, आप इस पूरे सर्कल को समझ रही हैं कि कर्ज माफ करने से किसानों का उधार थोड़े समय के लिए हो जाएगा, अस्थायी तौर पर यह फैसला है, स्थायी तौर पर आपकी सरकार क्या नीतिगत फैसला लेगी? देखिए, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास विजन होगा, जो खोखले नारे नहीं करते, ना ही जुमलेबाज सरकार है। अपना विजन पेश कीजिए। देखिए जी, बिल्कुल विजन ये है कि अगर हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे तो उसमें बुराई क्या है? आप मुझे एक बात बताइए, हम जिस जन कल्याणकारी राज्य की, अगर हम स्टेट की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर स्टेट की, अगर वहां पर वो सरकार केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा देने का काम करती है तो उसमें बुराई क्या है? और ये बार बार कहा जाता है फ्री बीज, ये गलत है, क्योंकि जब जब हमारे टैक्स पेयर हम लोगों के पैसे से सरकारें चलती हैं, तो अगर हम वो जनता को देने का काम करते हैं तो उसमें बुराई मुझे नहीं लगता। मैम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस के पास पॉलिसी का अभाव है? शायद अश्विनी जी मेरी बात को आप समझ पा रहे हो कि कर्ज माफ करने से महज किसानों का उधार नहीं होगा, अगले 5 साल फिर कर्ज आ जाएगा, फिर अगले 5 साल फिर कर्ज आ जाएगा। सरकार क्या कर्ज माफ करती रहेगी? नीतिगत फैसला लेने की जरूरत है, नीति बनाने की जरूरत है। आप मुझे अश्विनी जी बात बताइए कि क्या पूंजीपतियों का, मैम आपने टीना जी, मैंने आपसे 2 बार ये सवाल पूछा, आप इस बात का मुझे नीति पेश नहीं कर पाई। मैडम आई एम सॉरी, आप मुझे कोई नीति पेश नहीं कर पाई। आप जस्टिफाई कर रही हैं कि आप कर्ज क्यों माफ कर रही हैं, आपने मुझे ये नहीं बताया कि नीति क्या है, पॉलिसी क्या है। नहीं बोलिए अश्विनी जी, को आप कर देंगे, अश्विनी जी बोलिए। देखिए पलक जी देखिए, रमन सिंह सरकार रहती है, रमन सिंह सरकार का जो बजट पेश होता है उसमें हम लोगों ने नीतिगत फैसले लेने का काम किया। 2107 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हम लोगों ने धान पर बोनस देने का, और आज हमने फिर धान पर 3500 रुपए का रेट भी घोषित करने की बात की है। हमने उन नीतिगत फैसले लिए थे। 136 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था फसल बीमा योजना का प्रीमियम देने के लिए। 100 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए किसानों के लिए किया था, हमने बजट में प्रावधान किया था। 40 करोड़ गन्ना किसानों के लिए किया था। 184 करोड़ अल्पकालिक ऋण के लिए हम लोगों ने प्रावधान किया था। तो हम लोगों ने लगभग 3000 करोड़ से ऊपर का प्रावधान किया था। ये नीतिगत फैसले होते हैं। और भूपेश बघेल सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जनता का भी, जो टीना जी कह रही है ना कि जनता के टैक्स का पैसा, तो उसको अगर आप एक मजबूती से समृद्ध प्रदेश बनाना चाहते हैं तो फिर आप कर्ज माफी करते रहिए, इसलिए लोग कर्जा लेते रहे कि अगली सरकार आएगी तो कर्ज माफ कर देगी। यही हो रहा है। तो ये नीतिगत फैसले लेने में ये पीछे हैं। हाँ, किसानों के लिए करिए आप, कहीं पर बहुत गरीब किसान है, फसल बर्बाद हो जाती है, वहां पर ये चीजें होनी चाहिए। मैं एकदम साथ में हूं, सिंचाई के लिए पैसे होने चाहिए, मगर इस तरीके का लोक लुभावन फ्री बीज कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, मेरे पास एक आंकड़ा है और उसमें इन लोगों ने क्या किया था कि कल जो है मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में गारंटी दी इन लोगों ने, अभी चुनाव हुआ था, ठीक है, राजस्थान में गारंटी दी। एक स्टेट फाइनेंस का एक आंकड़ा आया है रिजर्व बैंक का, रिस्क एनालिसिस, जिसमें पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। इन लोगों का जीएसडीपी का 35% से ऊपर 26-27 तक सब्सिडी देने में चला जाएगा। इसी सब्सिडी पर मैं अपनी क्या बात नहीं कर रहा हूं, मैं माननीय मनमोहन सिंह जी को याद करता हूं। पलक जी, उन्होंने कहा था सब्सिडी का खेल बहुत खराब है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। उसके बाद भी आज ये तरीके का जो है सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो किसानों को इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ जाएगी, आपको नहीं लगता? नहीं, गुजरात में इतना कर्जा क्यों है फिर? कुछ गुजरात में तो कोई गारंटी नहीं दी जा रही। आप इस बात का जवाब नहीं, आप गारंटी भाई, आप कर्नाटक में देखिए ना, कर्नाटक में कितना कर्जा हो गया। आपकी गुजरात में, पंजाब में देखिए 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हो गया। आप सब्सिडी की बात कर रही हैं तो सब्सिडी आपके, मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कोट किया। आप अपनी बात मानने को तैयार नहीं रहती हैं। AK एंटोनी साहब की रिपोर्ट नहीं मानेंगी कि हम मुस्लिम पार्टी हो चुके हैं। आप अपनी ही लोगों के नेताओं को खारिज करती हैं। कांग्रेस अपने ही नेताओं को खारिज करती है और आज वही स्थिति है कि आप लोगों को ये बुके से पेमेंट लेना पड़ रहा है और ये घोटाले करने पड़ रहे हैं।
गोबर खाना पड़ रहा है। आज आप लोग की स्थिति ये आ गई है कि दो बार से जनता आपको लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर सीट नहीं दे रही है कि आप विपक्ष में एक नेता बना सके। टीना जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता लायक नहीं छोड़ रही है जनता आपको, ये स्थिति आ गई है, देते रही। और वही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया, करोड़ों लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। पलक जी, करोड़ों लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। आप इस चीज को भी देखिए किस तरीके से। नरेंद्र मोदी जी को चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि लगातार चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट ले रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको सीधा छत्तीसगढ़ के अंदर ही लेते हैं क्योंकि एक तरफ मतदान जहां 20 सीटों पर हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें चुनाव प्रचार भी होते हुए नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें आप सभी को दिखा देते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी को बता दें, ये सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नेताओं का एक तरफ चुनावी प्रचार हो रहा है। ये लाइव तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आप सभी की टीवी स्क्रीन पर। जैसा समर्पित नेतृत्व दिया था, भाजपा का ऐसा ही नेतृत्व रहा है जिसने हमेशा गरीब की, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी समाज की आकांक्षाओं को समझा है। भाजपा ने ही अटल जी के नेतृत्व में आप सभी के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। याद है ना? याद है कि भूल गए हो? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, याद है? ये छत्तीसगढ़ अटल जी ने बनाया था, याद है? और इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। आज हर तरफ एक ही गूंज है, भाजपा आवत है। भाजपा, भाजपा, भाजपा। साथियों, आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव भी हो रहा है और अब तक जो मुझे खबर मिली है, बड़े उत्साह उमंग के साथ भारी मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि बिना डरे, बिना हिचके मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र का उत्सव है, हर नागरिक का उत्सव है। ये छत्तीसगढ़ के नए भविष्य के निर्माण का उत्सव है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालकर आपको छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार बनानी है। साथियों, भारत में हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 9-10 करोड़ के आसपास है, लेकिन आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस के लिए आदिवासियों का कोई वजूद ही नहीं था। उन्हें उनके नसीब पे छोड़ दिया था। कांग्रेस ने कभी आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जबकि भाजपा ने हमेशा आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। क्या कभी आपने भी सोचा था कि आदिवासी परिवार से निकली, गांव जंगलों में पैदा हुई, गरीब घर में पैदा हुई,
एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी। आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर किसी को गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कांग्रेस ने उन्हें रोकने की, उनके अपमान की इतनी कोशिश की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदिवासी समाज की बहनों को ये सम्मान भाजपा ने ही दिया है। साथियों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे लगता था कि आदिवासियों के लिए पैसे खर्च करना मतलब गड्ढे में पैसे डालना, बर्बाद करना, यही उनकी सोच थी। लेकिन भाजपा ने जब भी आदिवासी हितों की बात आई, सरकार का खजाना खोल दिया, तिजोरी खोल दी। दोस्तों, भाजपा ने आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट, ये याद रखना भाइयों, याद रखोगे? ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बताइए, याद रखोगे? पक्का रखोगे? आपने मुझे जो काम करने का मौका दिया ना, इस सेवा काल है मेरे लिए, तो सत्ता काल नहीं है। मैं सत्ता में विश्वास नहीं करता, मैं तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूं और आपने मुझे सेवा का ही काम दिया है। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना। आप खुश हैं? आप खुश हैं? आपको संतोष हुआ? ये मोदी का काम है। आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, हमारे यहां गांव में अंग्रेजी वाली स्कूल तो है नहीं। गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जा नहीं सकता। और ये कांग्रेस के लोगों ने ऐसे नियम बनाए थे कि गरीब का बच्चा अगर अपने गांव की भाषा में पढ़ा है, अपने आदिवासी की भाषा में पढ़ा है, अपने राज्य की भाषा में पढ़ा है, तो वो बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था, इंजीनियर नहीं बन सकता था। क्योंकि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको अंग्रेजी आनी जरूरी है। देश आजाद हो गया, लेकिन इनके दिमाग में से अंग्रेजी का भूत नहीं गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर से चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। लाइव तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन पर थी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं